Okay, so we'll start with next topic, that is relation between electric potential and electric field. Relation between electric field and electric potential. इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो इसको. तो इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट सेशन. तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो व्हाइल डिराइविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल what you have done is आपने एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू ले लिया ओरिजिन पे, देन यू आर ब्रिंगिंग अनदर चार्ज टेस्ट चार्ज प्लस स्मॉल क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, और बीच में एक पॉइंट था ए. देन यू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी थ्रू अ स्मॉल फ्रॉम ए टू बी बट थ्रू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर. ए से बी लेके जाना है लेकिन स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके लेके जाना है. तो आपने क्या किया, हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क होगा दैट यू फाउंड आउट एफ बार डॉट डी आर बार, एंड देन टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी डब्ल्यू. तो दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड इट. नाउ व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स. फोर्स किस पे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे. अगर आपको याद होगा तो मैंने कल बताया था आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही डिफरेंस है. व्हेन यू टॉक अबाउट फोर्स यू से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r square. व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो दूसरा चार्ज है उसको +1 कूलम कर देते हो. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी यही डिफरेंस है. व्हेन यू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी यू से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, बट द एनर्जी, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. अगर आपको ये बेसिक डिफरेंस पता है तो फिर ये डिराइव करना इज नथिंग. क्यों? क्योंकि वापस से सेम लाइंस पे यू विल से कि हमारे पास ऑलरेडी एक चार्ज है एट ओरिजिन. लेट्स टेक सम चार्ज एट पॉइंट ओ, राइट, Q. Then you are bringing unit positive charge this time from infinity to some point n, right? और बीच में एक पॉइंट आ गया m. तो I'll try to follow notations of the book. तो anyways, some point b और यहाँ पे एक पॉइंट है n. तो आप क्या कर रहे थे? You are bringing unit positive charge from infinity to keep it at b. बीच में एक पॉइंट आया m. जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज m पॉइंट पे होगा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा पहले वो समझ लो. और आपको ये पता होना चाहिए फोर्स, वेल बाय द वे फोर्स के लिए डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. तो लेट अस से डिस्टेंस इज x. o पॉइंट का m पॉइंट तक डिस्टेंस है x. तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 which is q, q2 which is 1 coulomb upon distance का square x square. Good. So this is what you need to know. अब the idea here is that अब आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हो थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, through a small displacement dx. Work done to displace this charge plus 1 coulomb is equal to f dx, and actually basically f bar dot dx bar, which is f dx cos theta, correct, which is f dx into -1. क्यों? क्योंकि फोर्स इज दोनों पॉजिटिव है ना, तो फोर्स इज रिपल्सिव, मतलब फोर्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो दैट इज व्हाई एंगल इज 180, और अगर एंगल 180 हुआ तो cos 180 इज -1, तो f dx. नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने आपको कल ही बताया था. क्या बताया था? आई टोल्ड यू दैट. व्हाट डिड आई टेल यू? आई टोल्ड यू कि जब भी फोर्स की बात करते हो और एक चार्ज अगर +1 कूलम हो गया तो दैट फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट?
तो अब आपके पास मिल गया वर्क डन dw इक्वल टू माइनस ADX, क्योंकि फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स में आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ADX, करेक्ट, सिंपल। नाउ डू यू रिमेंबर हमने कल वर्क डन का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, कल ही किया था, लिखा भी था, लिखा भी है, यहीं पे लिखा है, ये यहीं पे है। वर्क डन अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, है ना, कहीं तो लिखा था, या समवेयर आई हैव रिटन, ओके, एनीवेज, बट यू नीड टू रिमेंबर, you should remember work done is equal to charge into potential difference, ये पता होना चाहिए। बट चार्ज यहां पे कितना है हमारे पास, +1 कूलम। कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को मूव कर रहे हो, कौन सा चार्ज को मूव कर रहे हो, किसको मूव कर रहे हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो dw क्या आ गया, dv, सब्स्टिट्यूट हियर, तो dv इक्वल टू माइनस ADX, तो E इक्वल टू माइनस dv बाय dx, ये आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मैं वापस बताता हूँ, द आइडिया इज वेरी 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 सिंपल, वही है, यू आर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट, सिर्फ यहाँ पे जो चार्ज आप मूव कर रहे हो दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज m पॉइंट पे है, सोर्स चार्ज मतलब जिसका फील्ड है वो ओरिजिन पे है। तो पॉइंट नंबर 1, जब वो m पॉइंट पे होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देयर इज फोर्स बिटवीन q एंड +1 कूलम व्हिच इज गिवन बाय 1/4πε0 q into 1/x², बट बाय डेफिनेशन दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देन आपको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है m to n थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो वर्क डन होगा, वर्क डन इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहाँ पे आ गया fdx cos थीटा, बट थीटा इज 180 बिकॉज फोर्स इज रिपल्सिव, मतलब फोर्स इज फ्रॉम q टू, मतलब लेफ्ट टू राइट, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंगल इज 180, एंगल 180, तो cos ऑफ 180 इज -1, तो माइनस आ गया, तो वर्क डन इज माइनस fdx, बट f इज e, तो वर्क डन इज ADX with a negative sign, but हमको ऑलरेडी पता है वर्क डन इज नथिंग बट चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, और चार्ज तो मूव कर रहे हैं 1 कूलम का चार्ज, तो वर्क डन इज नथिंग बट dw, तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट यू हैव इज dv, क्योंकि वर्क डन की जगह पे लिखोगे dv इक्वल टू माइनस ADX, तो E इक्वल टू माइनस dv बाय dx, ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डिराइव। अब अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है एंड यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस भी बोल सकते हो। एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक, इज नथिंग मच हियर, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपके पास n पॉइंट चार्जेस है, तो यू हैव सच अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके, and then there is a point, let us take some point p here, ये चार्ज है q1, q2, q3, q4, q5, q6, और एक पॉइंट है p, इस p पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, जस्ट अ पॉइंट, यहाँ पे आपको फाइंड करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यू मस्ट रिमेंबर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर आपको याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो दिस इज इजी, तो ये डिस्टेंस है r1, r2, r3, r4, r5 and r6, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल पोटेंशियल at point P is potential at point P due to first charge V1, potential at point P due to second charge V2, due to third charge, due to fourth charge, due to fifth charge, जितने charges होंगे उतने। Simple. What is the formula of potential?
1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 by R1 plus 1/4 pi epsilon 0 Q2 by R2 plus 1/4 pi epsilon 0 Q3 by R3 so on so forth. तो इसमें से आप 1/4 pi epsilon 0 को कॉमन निकाल लो, Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus Q4 by R4, जितने चार्जेस होंगे उतने. So therefore total potential at point P will be 1/4 pi epsilon 0 summation I runs from 1 to n Qi by Ri. ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है, तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, राइट. और क्योंकि पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसके लिए हमने कहीं पे भी वेक्टर्स मेंशन नहीं किए. इट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस. इट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, दे आर स्केलर क्वांटिटीज. ये पता होना चाहिए आपको. गुड, क्लियर यहां तक? सिंपल, वेरी सिंपल थिंग. अब यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, नाम कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना ना, उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है वो पता होना चाहिए. सो यू शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब यू हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l. तो ये आपके पास प्लस q चार्ज है, ये आपके पास माइनस q चार्ज है, इसका टोटल डिस्टेंस है 2l. ये है सेंटर ऑफ द डाइपोल, लेट अस से O. तो सेंटर से टू द लेफ्ट L, सेंटर से टू द राइट डिस्टेंस इज L. ये जो लाइन है, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल. इसको बोलते हो एक्सिस ऑफ डाइपोल. देन यू हैव अ लाइन व्हिच इज दिस वन over here, a line which is passing through the center of the dipole and perpendicular to the axis of dipole is called as equator of dipole. ये equatorial line है, right? तो पहले समझ लो अच्छे से. What you have is you have two equal but opposite charges separated by a finite distance, small distance 2l. A line passing through centers of both the charges is called as axis. A line passing through center of dipole and perpendicular to axis is called as equator. पहले ये पता होना चाहिए. Then अब the problem is कि हमारे पास एक पॉइंट है, some point C. इस C पॉइंट पे हमको फाइंड करना है what is electrostatic potential. Okay, and as you know, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, राइट. तो सबसे पहले इस सी पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से होगा. तो सबसे पहले यू विल नीड टू स्पेसिफाई व्हाट आर डिस्टेंसेस. तो लेट्स टेक दिस डिस्टेंस एज r1. लेट्स टेक डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज माइनस q एज r2. और ये जो सेंटर से डाइपोल के सेंटर से सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, लेट अस कॉल दिस एज r. ओके, ये जो चार्ज है इसको बोलते हैं चार्ज नंबर 1, इसको बोलते हैं चार्ज नंबर 2. अब हमने ऑलरेडी अभी देखा कि आपके पास अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो टोटल पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज प्लस फोर्थ चार्ज. तो यहाँ पे भी लॉजिकली स्पीकिंग टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C विल बी पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज. गुड, क्लियर. नाउ यहाँ पे कुछ एंगल्स की जरूरत पड़ेगी. नाउ बुक टू बुक एंगल्स अलग अलग लिए हुए हैं, तो बुक टू बुक दे वेरी. तो मैं एंगल यहाँ पे
जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए उसके हिसाब से ही मैं एंगल्स डिफाइन करने वाला हूँ। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, आई नीड दिस लाइन, बाद में देखते हैं व्हाई। तो दिस एंगल आई विल डिफाइन एज थीटा। वेल, कमिंग बैक टू दैट पोटेंशियल का इक्वेशन, you already know it is 1 upon 4 pi epsilon 0 q1. What is q1? Plus q upon r1, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है उसका डिस्टेंस कहां से? फर्स्ट चार्ज से। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेता हूं क्योंकि आई डोंट वांट दिस टू लुक परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि, सो आई डोंट वांट दैट टू लुक परपेंडिकुलर। अब ठीक है, डजंट लुक परपेंडिकुलर एनीमोर। तो हो गया 1 upon 4 pi epsilon 0, सेकेंड चार्ज इज नेगेटिव तो माइनस क्यू बाय R2। ये आ गया टोटल पोटेंशियल कहां पे? सी पॉइंट पे। तो यू कैन टेक आउट Q अपॉन 4 pi epsilon 0 कॉमन 1 by R1 माइनस 1 by R2। ओके, अब इसके आगे यू आर सपोज टू डू यूज सम मैथमेटिक्स। देखो प्रॉब्लम ये है कि आप बोलोगे हाँ दैट्स ओके, हमारे पास इक्वेशन मिल गया, सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब बात होती है ना, तो चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, चाहे आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 11 में फाइंड करके रखा है, अभी नहीं करना है, अभी पोटेंशियल फाइंड करना है। किसका? डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे ही ये वर्ड सुनोगे तो ऑलवेज रिमेंबर यू विल टॉक इन टर्म्स ऑफ समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, which is magnitude of one of the charges। दोनों में से एक चार्ज लो, उसका मॉड वैल्यू मतलब q into distance between the two charges मतलब 2l। तो q into 2l is called as electric dipole moment, that is p। उसको आप डिनोट करते हो p से। This is electric dipole moment और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। It is directed from negative charge towards positive charge। तो any equation related to dipole, any equation related to dipole is normally mentioned in terms of electric dipole moment। तो आपके पास कोई भी फॉर्मूला हो रिलेटेड टू डाइपोल, उसको आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन सही है, नथिंग रॉन्ग हियर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है नहीं, तो यू हैव टू ब्रिंग। और ऊपर से आप क्या देख रहे हो? 1 upon R1 और 1 upon R2। तो अब लेट अस फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस गिव इट सम नेम, लेट्स कॉल दिस एज ए पॉइंट। ओके, ए हो गया, इसको बोल देते हैं बी पॉइंट। तो लेट अस फोकस ऑन दिस ट्राइंगल AOC। ये जो ट्राइंगल है AOC, ऐसा कुछ ट्राइंगल है। ओके, समथिंग लाइक दैट। This point is A, O and C. This angle is theta. This is R1, this is R, this is L. तो आपको पता होना चाहिए something called as law of cosine. Cosine rule बोलते हैं उसको बेसिकली। If I ask you, अगर ऐसा होता, जो नहीं है ऑफ कोर्स, अगर ऐसा होता तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? होता तो, लेकिन नहीं है। R1, R और L। What is R1? R1 is under root of R square plus L square। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम you can apply only for right angle triangle। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो तो there is something called as cosine rule। उस केस में ये जो R1 है, R1 का स्क्वायर इक्वल टू जो दो साइड्स है उसका स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R इंटू L इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन R एंड L। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। व्हाट इज cos 90? 0। तो ये तो गया, मतलब ये टर्म तो गई, क्या बचा? R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब यू आर बैक टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पता होना चाहिए। नाउ ये इक्वेशन, इसमें आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेक आउट R स्क्वायर कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर कॉमन निकाल लिया अगर, तो पहले टर्म में बचा 1, दूसरे टर्म में R स्क्वायर था नहीं, फिर डिवाइड कर देंगे क्योंकि कॉमन निकाला है।
माइनस 2RL cos थीटा बाय r का स्क्वायर, कैंसल कैंसल, ओके, कैंसल एंड कैंसल। अब बट ये जो पॉइंट है ना C, इट इज इन रियलिटी फार अवे। मतलब इन रियलिटी सिचुएशन ऐसा है, ये डाइपोल है और ये पॉइंट C यहाँ पे था और ये डिस्टेंस था R और ये था L। तो व्हाट डू यू सी, L इज वेरी वेरी लेस देन R। इसका मतलब क्या, L बाय R इज वेरी वेरी लेस देन 1। इसका मतलब क्या, L स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन 1। मतलब कैन बी निग्लेक्टेड, क्योंकि अगर L बाय R की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, एग्जाम्पल 10 पावर माइनस 2, 0.01, उसका स्क्वायर करोगे तो 10 पावर माइनस 4, 0.0001, तो निग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये जो टर्म है इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, दिस कैन बी निग्लेक्टेड। तो देयरफॉर यू विल हैव r1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 माइनस 2l cos थीटा बाय r। गुड, क्योंकि सेकेंड टर्म हमने निग्लेक्ट कर दी। देन टेक स्क्वायर रूट। If you take square root, you will get r1 equal to r 1 minus 2l cos theta by r raised to half. Then, if you see, हमें चाहिए था 1 by r1, लेकिन हमारे पास है r1, तो 1 by r1 के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो therefore 1 by r1 equal to 1 by r, और इसका रेसिप्रोकल, इस पूरे ब्रैकेट का रेसिप्रोकल विल बी 1 माइनस 2l cos थीटा बाय r रेज टू माइनस हाफ। क्योंकि प्लस हाफ है, डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर डिनोमिनेटर से वापस ऊपर लाओगे तो प्लस हाफ का माइनस हाफ हो जाएगा। क्लियर यहां तक, समझ में आया ये स्टेप? ओके। अब आपको इसके बाद यूज करना है समथिंग कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर ये डिनोमिनेटर पावर में इंडेक्स में अगर n हो और l बाय r इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना, तो डायरेक्टली क्या करते हैं इस केस में, आप डायरेक्टली ऐसा करते हो, इस हाफ को यहां से इंडेक्स से उठा के सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 1 by r1 equal to 1 by r1 minus half. This is what is to be done. 2l cos theta by r. कैंसल कैंसल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 by r1 कितना आ गया, 1 by r1 आ गया 1 by r, 1 प्लस l cos theta by r, क्रॉस मल्टीप्लाई। Therefore 1 by r1, 1 by r plus l cos theta by r. Therefore 1 by r1 equal to r plus l cos theta by r square। क्यों? क्योंकि r और r दोनों दो r है डिनोमिनेटर में, तो दिस इज व्हाट यू विल हैव, राइट। सिंपल है, जस्ट कोसाइन रूल अप्लाई करना है, फिर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को निग्लेक्ट करना है, फिर आपको स्क्वायर रूट लेना है, फिर रेसिप्रोकेट करना है उसको, डन। दिस इज हाउ यू गेट इट। सिमिलरली ये तो एक ट्रायंगल का हुआ, दूसरा बाकी है, ये दूसरा बाकी है ना, क्योंकि दो चार्जेस थे, दो डिस्टेंसेस इन्वॉल्व है, 1/r1 और 1/r2। तो फिर अभी उसका भी देख लेंगे, इसका भी देख लेंगे। Okay, so normally what you will do is this angle is theta, vertically opposite. Okay, then ये L है, ऑलरेडी पता है आपको L। तो अब जो सेकेंड ट्राइंगल है आपके पास, let us give it some name D, इस पे भी आप क्या करोगे, you will be applying cosine rule, and well by the way ये है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो समझ लेना ये परपेंडिकुलर है, दिस इज 90 डिग्री। ओके, अब 90 डिग्री मिल गया तो हो गया, दिस इज 90 डिग्री।
इससे क्या होगा, इससे यू विल फाइंड समथिंग आउट, यू विल गेट सम साइड्स फ्रॉम हियर. व्हाट इज दिस साइड? ये थीटा को अपोजिट है, थीटा को अपोजिट है. व्हाट इज दिस साइड? हाँ, व्हाट इज साइन थीटा? अभी ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? एल. तो ये क्या आएगा? एल साइन थीटा. नहीं समझ में आया तो इसको एक्स बोल दो, फिर बोलो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो x इक्वल टू एल साइन थीटा. तो मैंने भी तो वही लिखा है, एल साइन थीटा. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. तो इतना पता होना चाहिए. अब वंस यू हैव दिस, इतना अगर आपके पास है तो अब वापस से हम उसको पूरा नहीं सॉल्व करने वाले. अब ये ट्राइंगल लो, कौन सा? सी डी बी, सी डी बी. इस पे वापस आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये कोसाइन रूल. और आप सॉल्व करोगे जैसे 1/r1 के लिए सॉल्व किया, वैसे ही आप सॉल्व करोगे 1/r2 के लिए. तो 1/r2 सिमिलरली यू विल गेट 1/r2 as r minus l cos theta, ऐसा आता है अपॉन r square. This is what you will get if I am not wrong. ऐसा कुछ मिलेगा आपको. Let me check. आना तो ऐसा ही चाहिए. तो this is what you are getting. Fine. Okay. Good. हमें क्या चाहिए था? 1/r1 minus 1/r2. आपके पास 1/r1 है? Yes. आपके पास 1/r2 है? Yes. Therefore, 1/r1 minus 1/r2 is equal to L r plus L cos theta by r square minus r minus L cos theta by r square, r minus L cos theta by r square. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो सब्ट्रैक्ट कर लो तो माइनस आर माइनस प्लस अपॉन आर स्क्वायर. ये और ये हो गया कैंसल. तो आपको मिल गया 2L cos थीटा बाय आर स्क्वायर. देयरफॉर पोटेंशियल क्या था इक्वेशन? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r1 माइनस 1/r2. ये तो आपने लिख लिया यहाँ पे. कितना? 2L cos थीटा बाय आर स्क्वायर. गुड, क्लियर यहां तक? नाउ आई टोल्ड यू, जब जब डायपोल देखेगा तब तब डायपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना है. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट? Q into 2L. What is Q into 2L? P, electric dipole moment. So this is equal to 1/4 pi epsilon 0 P cos theta by R square. राइट? बन गया इक्वेशन. अब इसी को आप इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्रॉस नहीं. क्यों नहीं क्रॉस? क्या फाइंड कर रहे हो? पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर. तो व्हाट यू कैन डू इज V equal to 1/4 pi epsilon 0 P R cos theta. था क्या ऊपर R? नहीं, हमने लिखा तो नीचे एडजस्ट करो. ऑलरेडी R स्क्वायर था और एक एडजस्ट कर लिया तो कितना हो गया? R क्यूब. Do you remember AB cos theta? What was AB cos theta? A bar dot B bar. तो PR cos theta will be P bar dot R bar upon R cube. आ गया. Electric potential due to dipole. So let's go once again through all the steps. Nothing, simple, very simple. You have two charges, plus Q and minus Q, separated by a distance of 2L. Line passing through both the charges, center of both the charges is called as axis. Line passing through center but perpendicular to axis is called as equator. Then एक सी पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. बट पिछला ही टॉपिक हमने देखा कि जब आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज प्लस फोर्थ चार्ज. यहाँ पे दो चार्जेस हैं तो टोटल पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 चार्ज बाय r1 और दूसरा चार्ज नेगेटिव था तो माइनस हो गया -1/4 Q बाय r2. 1/4 और Q निकाल लिया आपने कॉमन, क्या बचा? 1/r1 माइनस 1/r2. देन प्रॉब्लम इज दिस कि ठीक है ये अप टू दिस इज करेक्ट, लेकिन जब जब डायपोल
आएगा तब इलेक्ट्रिक डायपोल जब आएगा तब आपको डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म्स में आपको आंसर चाहिए, मतलब इक्वेशन चाहिए। तो आपने क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिया पहले, कौन सा, AOC। इस पे आपने कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया, r1² इक्वल टू r² प्लस l² माइनस 2lr cos ऑफ थीटा। ओके, देन यू हैव टेकन आउट r² कॉमन, r² कॉमन निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मुझे 3 टर्म्स नहीं चलेंगे, मुझे 2 टर्म्स चाहिए, मतलब एक टर्म को एलिमिनेट करना है और मैथमेटिकली एलिमिनेट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग चाहिए उसका। तो आपने r² कॉमन निकाला, तो नाउ यू हैव अ रीजन टू एलिमिनेट। कैसे? आप बोलोगे L by R, तो L इज वेरी वेरी लेस देन R, क्योंकि लेंथ ऑफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द पॉइंट एट विच यू आर फाइंडिंग आउट पोटेंशियल। तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, मतलब L इज वेरी वेरी ग्रेटर स्मॉलर देन R, तो L by R is very very less than 1, तो L² by R is even less than 1, तो this can be neglected। इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो सेकेंड टर्म गया, मतलब 2 टर्म रह गए। क्यों किया 2 टर्म? क्योंकि 2 टर्म जब आते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो, a plus b raised to n, a plus b plus c raised to n नहीं हो सकता, you cannot have it in simple words। 3 टर्म्स raised to n करने जाओगे तो फिजिक्स रह गया साइड में, मैथ से करते बैठ गए। ओके, तो फिर स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि हमको चाहिए था 1 by r1, ये तो मिल गया r1, रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लिया तो प्लस हाफ का हो गया माइनस हाफ। बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम में जब इंडेक्स में लेस देन 1 क्वांटिटी हो, नंबर हो, 1/2 मतलब लेस देन 1 है, तो सीधा सीधा वहां से उठाना, दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करना। कर लिया, यू हैव 1 by r 1 plus l cos theta by r। सॉल्व कर लो, 1 by r1 मिल गया, l plus r plus l cos theta by r square। Similarly, you will get 1 by r2, which is r minus l cos theta by r square। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, you will get 2l cos theta by r square। ये 1 by r1 minus 1 by r2 substitute in equation number 1, तो you will get q upon 4 pi epsilon 0 2l cos theta by r square। q into 2l is p, इसलिए हमने यहाँ पे ये q into 2l की जगह पे लिखा है p, where p is not momentum, हम मैकेनिक्स में नहीं है, this is electric dipole moment। ओके, देन अगर आप r को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो ऊपर एक r और नीचे r³ बन जाएगा, तो ऊपर का जो pr cos थीटा है, this is nothing but p bar dot r bar। क्लियर है? तक स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। Number 1, potential at axial point, at axial point, मतलब मुझे पोटेंशियल फाइंड तो करना है लेकिन एक्सियल पॉइंट पे करना है, एक्सियल पॉइंट पे करना है। देखो ये एंगल किसके साथ बना, एक्स एक्सिस के साथ। अगर यही सी पॉइंट यहां पे होता, एक्सिस पे होता, मतलब अगर ये सी पॉइंट एक्सिस पे होता तो हम बोलते कि हमको फाइंड करना है पोटेंशियल कहां पे, एक्सियल पॉइंट पे, क्योंकि एक्सिस पे है। एंगल कितना बना, 180, क्योंकि एंगल आप मेजर कहां से करते हो, यहां से। अब ये सी पॉइंट यहां पे भी तो हो सकता था ना, एक्सिस तो एक्सिस है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, तो एंगल कितना कितना बन सकता है, 0 या फिर 180, करेक्ट। तो व्हेन द पॉइंट, which point, the point where you want to find out potential, when the point where you want to find out potential lies along the axis, you have two possibilities. A, possibility number 1, that is angle is 0। अगर थीटा 0 हुआ तो पोटेंशियल में लिखोगे V इक्वल टू, पोटेंशियल में लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 0, cos 0 is 1, तो P by r square, राइट। अगर थीटा 180 हुआ तो फिर क्या लिखोगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P by r square। मतलब in short what you have is potential along axial point is equal to plus minus
1/4πε0 p/r²। या फिर अगर आपको ऐसा ही लिखना है तो यहाँ r³ और यहाँ पे r, ठीक है, अब तो यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो r²। ये मिल गया आपको एक्चुअल पॉइंट पे पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल? डायपोल का पोटेंशियल। अब आ गया इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब द पॉइंट लाइज हियर ऑन द इक्वेटर। कितना एंगल है? 90। व्हाट इज cos 90? 0। खत्म। cos 90 0 मतलब पोटेंशियल इज 0। तो केस नंबर 2, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। Potential at equator. Potential at equator is directly 0. Why? Because cos of 90 is 0. So equator of a dipole is a line of 0 potential. Okay, क्योंकि JEE नीट में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, फिर हम लोग कैलकुलेट करते बैठते हैं। What is 0? On the equatorial line, what is 0? पोटेंशियल। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला। व्हाट इज 0? पोटेंशियल। वेरी गुड। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दोगे वहां पे। गुड। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बहुत इजी है, दिस इज वेरी इजी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अभी आपको क्या क्या पता है? आपको ये पता है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, सम पॉइंट चार्ज, ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द फॉर्मूला? पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला 1/4πε0 q/r। वेरी गुड। r² में q/r। ओके, तो अब इमेजिन मैं एक डिस्टेंस लेता हूं r इन दिस डायरेक्शन, मैं और एक डिस्टेंस लेता हूं r इन दिस डायरेक्शन, मैं डिस्टेंस लेता हूं r नीचे, मैं डिस्टेंस लेता हूं r यहां पे ऊपर। आई कैन टेक डिस्टेंस r अगेन ओवर हियर, ओके, और इफ आई टेक हियर, और I can take also here, I can take also here, right? चार्ज तो सबके लिए सेम है, डिस्टेंस हर डायरेक्शन में क्या है? सेम है, करेक्ट? मतलब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, और हियर और हियर, और एट द बॉटम हियर, इन सारे के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम, क्योंकि चार्ज सेम और डिस्टेंस सेम, राइट? ऐसा तो हर डायरेक्शन में होगा, राइट? तो फॉर द केस ऑफ पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इज अ सरफेस जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है। तो क्या बनेगा इस केस में? स्फीयर। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्फीयर के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से? ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इनसाइड इज सेम। तो जो सरफेस है जिसपे क्या सेम है? पोटेंशियल, इसको बोलते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल। और फॉर अ पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। व्हाई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर? क्योंकि ये जो स्फीयर बना, ये तो एक गिवन रेडियस के लिए बना ना। फॉर सम रेडियस r1, सम डिस्टेंस r1, मैं किसी और डिस्टेंस पे अगर देख रहा होता, इमेजिन कि हम किसी और डिस्टेंस पे देख रहे होते, मे बी वी आर फाइंडिंग आउट पोटेंशियल एट सम अदर डिस्टेंस, तो ये जो अंदर का स्फीयर है इस पे भी तो पोटेंशियल सेम होगा हर एक पॉइंट पे। अगर मैं कोई और स्फीयर ले रहा होता, इमेजिन इफ आई एम टेकिंग सम अनदर स्फीयर, लेट अस से दिस वन, तो ये जो स्फीयर है
इस स्पीयर पे भी तो पोटेंशियल सेम होगा। मैं कोई और अगर स्पीयर ले रहा हूं विथ सोर्स चार्ज एट द सेंटर, तो इस स्पीयर पे भी तो पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज नंबर वन, point number one, equipotential surface for a point charge is a sphere and equipotential surfaces of point charge are concentric spheres, क्योंकि एक गिवन डिस्टेंस पे एक स्पीयर बनेगा और उस पूरे के पूरे स्पीयर पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दूसरे गिवन डिस्टेंस पे दूसरा स्पीयर बनेगा और उस पूरे के पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, तीसरे गिवन डिस्टेंस पे और एक स्पीयर बनेगा। मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है दे आर कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स, राइट। तो लाइन चार्ज के लिए क्या होगा फिर, ये तो पॉइंट चार्ज का हो गया ना, फिर लाइन चार्ज का क्या होगा, हाँ नहीं, कोएक्सियल व्हाट, करेक्ट है, सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर। क्यों, क्योंकि वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस, अगर आप एक गिवन डिस्टेंस पे देख रहे हो इस साइड क्यों, क्योंकि लाइन चार्ज, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, और पोटेंशियल जब फाइंड करोगे तो उस केस में भी यू हैव टू सी दोनों साइड्स पे, ओके। तो इन केस ऑफ वायर या फिर लाइन चार्ज यू हैव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एज सिलेंड्रिकल, राइट। ऐसे ही फिर दूसरा सिलेंडर भी ले सकते हो, तो कोएक्सियल सिलेंडर्स, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स। देन है तो क्लियर, गुड। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, something like this. What do you mean by uniform electric field, by the way? The value and direction of electric field is same at every point and it is shown by parallel vectors, electric field vectors, okay। तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, प्लेन सरफेस। तो in this case you will get equipotential surface as a plane surface, it looks like a plane, okay। Importantly, ये तो सब ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, अगर मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इमेजिन, और मुझे अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट ए से एक चार्ज क्यू को दूसरे पॉइंट बी पे लेके जाना है, what is the amount of work done? You have equipotential surface, you have a charge q, you want to take this charge from point A to point B. What is work done? Q0. Why? क्योंकि that is q into dv, याद है क्या? अभी तो कितनी बार हुआ, वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, सही है, चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं, ये तो एक भी पोटेंशियल सरफेस है ना, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, नहीं, तो फिर क्या आएगा, जीरो। क्योंकि क्या लिखोगे, अल्टीमेटली क्या लिखोगे, वी माइनस वी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, लेकिन जब पोटेंशियल ही सेम है तो फिर इट इज जीरो, तो ये याद रखना। सो देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, गुड। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी करके रखा है, बट एनीवेज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, potential energy of a system of 2 point charges। तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास एक भी चार्ज नहीं है, देन यू आर ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज फ्रॉम कहां से, infinity, and you are keeping it at some point A. You are keeping it at some point A.
व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज? कितना? 0. ओके, इट इज 0. मैं सिर्फ नोटेशन आपके बुक के रेफर करूंगा. इट इज 0. अब सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम कर लेंगे. देखो, आप बोलोगे तो पहले भी हुआ है. हाँ, हुआ है. यस, हुआ है. ये हमने पहले भी किया है, लेकिन पहले हमने चार्ज को अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव किया था. यहाँ पे आप 2 डायमेंशन में मूव कर रहे हो. कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ नोटेशन वेरी करेगा. कॉन्सेप्ट सेम ही है, हमने कल भी देखा था. वर्क डन इन मूविंग चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये और वो कॉन्सेप्ट इज नॉट डिफरेंट. सिर्फ वहां पे याद नहीं है तो याद कर लो. ये देखो था क्या ये. यस, क्या किया था हमने? चार्ज को अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव किया था. तो ये एक लिमिटेशन था कि यू आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन. लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ना, यू आर नॉट मूविंग इट अलोंग स्ट्रेट लाइन, यू आर मूविंग इट इन 2 डायमेंशंस, राइट, इन एक्स वाई प्लेन. तो अब जहां पे आपने इसको रख दिया चार्ज को ए पॉइंट पे, उसका ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम से कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, दैट इज गिवन बाय r1. तो वर्क डन इन मूविंग द फर्स्ट चार्ज इज 0. क्यों? बिकॉज देयर इज नथिंग टू अपोज. अब आप एक सेकेंड चार्ज ला रहे हो. कहां से ला रहे हो? इन्फिनिटी से ला रहे हो. यू आर कीप ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एंड कीपिंग इट ओवर हियर एट पॉइंट बी. लेट अस से इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r2. पोजीशन वेक्टर r1 and r2. Then what is the amount of work done in bringing second charge? That is the charge that you are moving into potential. अभी लिखा था हमने यहाँ पे, जो मैंने इरेज कर दिया. वर्क डन इज व्हाट? चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट. पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यस, यू आर राइट, पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0. We need to connect this. आप बोलोगे क्या है ये, कभी v लिखते हैं, कभी डेल्टा v लिखते हैं. अरे ऐसा नहीं है. वो ऐसा है कि डेल्टा v ही है यहाँ पे. लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज डेल्टा v? फाइनल पोटेंशियल. कहाँ पे? b पॉइंट पे. माइनस इनिशियल पोटेंशियल कहाँ पे? इंफिनिटी पे. लेकिन इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 होता है ना. 1/4πε0 q by इंफिनिटी. r इज इंफिनिटी, तो 0 हो गया कि नहीं? हाँ, तो फिर डबल क्यों लिखना है मेरे को? आई डोंट वांट टू राइट इट. ओके, तो वर्क डन इज चार्ज. कौन सा चार्ज? जो मूव कर रहे थे. किसको मूव कर रहे थे? Q2 को. Q1 तो पहले ही आ गया. Q2 को मूव कर रहे थे इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड बी पॉइंट. लेकिन बी पॉइंट पे पोटेंशियल किसका? कौन सा चार्ज का? फर्स्ट चार्ज का. तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. कहां पे? एट द लोकेशन ऑफ बी. और लोकेशन ऑफ बी मतलब एट दिस डिस्टेंस r12. तो पोटेंशियल एट r12 डिस्टेंस. ओके, हो गया, खत्म, डन. व्हाट इज वर्क डन? Q2. व्हाट इज पोटेंशियल? 1/4πε0. किसका पोटेंशियल? पहले चार्ज का. Q1 कितने डिस्टेंस पे? r12. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड, मतलब RB. या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड मतलब R2. और डिस्टेंस लिखते वक्त नीचे R12 लिख देना, क्योंकि डिस्टेंस किसमें किसमें? फर्स्ट और सेकेंड चार्ज में. तो व्हाट इज योर टोटल वर्क डन? वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज प्लस वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज. So that is equal to 0 plus 1/4πε0 Q1 Q2 by R12. So what is total work done? Q1 Q2 upon 4πε0 R12. Good, done. आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर. अभी तो ये हो गया वर्क डन टू असेंबल मतलब to make a configuration of only 2 charges. अगर आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस.
मतलब दिस इज अगेन वेरी सिंपल, ये तो ज्यादा इजी है, सिर्फ पहला वाला डिफिकल्ट जाता है क्योंकि समझना पड़ता है ना कहाँ से क्या टर्म है। दूसरे इसके आगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देखो क्या होगा, अब होगा ऐसा कि आप पहला चार्ज लाए, इन्फिनिटी से लाए और कहीं तो रख दिया, कहाँ पे रख दिया, एट सम पॉइंट ए, किसको, पहले चार्ज को, वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। फिर आप दूसरा चार्ज लाए, कहां से लाए, इन्फिनिटी से लाए, कहां रखा इसको, बी पॉइंट पे, कौन सा चार्ज था, Q2 था, राइट। डिस्टेंस कितना है इन दोनों में, R1 2। वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज is charge that you are moving into potential due to first charge at the location of second charge, right? But this, of course, you know is Q2 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 by R12। स्क्वायर नहीं आता है इसमें, पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आता है, गलती से भी स्क्वायर लिखना नहीं। then you are bringing the third charge now। अब तीसरा चार्ज लाए, ना तीसरे चार्ज को, तो तीसरा चार्ज जब आया तो अब दो चार्जेस इसको अपोज करने वाले हैं। इसको आपने रखा सी पे, Q3 R13 R23, राइट, क्योंकि अब दो दो चार्जेस ऑलरेडी थे, मतलब दोनों चार्जेस का फील्ड था, कहां पे फील्ड था, सी पॉइंट पे, मतलब पोटेंशियल था। तो वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज इज, look at this very carefully, pay attention here please, okay, work done to bring third charge is the charge that you are moving, और पहले से कौन थे, पहले से दो थे, दो कौन थे, 1 and 2, तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज कहां पे, सी पॉइंट पे, प्लस सेकेंड भी तो था, तो सेकेंड ने भी तो अपोज किया, तो सेकेंड ने भी अपोज किया, तो Q3 V1 plus Q3 V2, because there are two charges already there to oppose, okay, so you will have this as Q3 1 upon 4 pi epsilon 0, ये V1 तो पता ही है क्या होता है, Q1 upon डिस्टेंस कितना है, 1 और 3 में डिस्टेंस कितना है, R13 प्लस Q3 किसका पोटेंशियल, सेकेंड का पोटेंशियल, मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 किसका पोटेंशियल, 2 का, कौन से लोकेशन पे, C पे, तो डिस्टेंस कितना आएगा, R23। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन W3 टू ब्रिंग थर्ड चार्ज। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन, total work done is work done to bring first plus work done to bring second plus work done to bring third. Work done to bring first is 0, to bring second was 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12, to bring third was 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 upon R13 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 Q3 upon R23, right? Clear? Now what do you notice, 1 upon 4 pi epsilon 0 तो कॉमन निकलेगा, Q1 Q2 upon R12, Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23, मतलब all the combinations, right? All the combinations, right? अगर चार होते, देखो जब दो है, सिर्फ दो है तो हमने ऑलरेडी देखा Q1 Q2 by R12, जब तीन है Q1 Q2 by R12 Q2 Q3 upon R23 Q1 Q3 upon R13, चार अगर होंगे 1 2 1 3 1 4 Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q1 Q4 by R14 plus Q2 Q3 by R23 plus Q2 Q4 by R24 plus Q3 Q4 by R34, टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 1 3 1 4, तीन तो यही हो गए, 2 3 2 4 और दो 5 और आखिरी में 3 4, ऑल द कॉम्बिनेशन डन। तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर यहां तक, गुड। देन
नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी अगला क्या था? अगला था इंटरेस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का डजंट मेक एनी सेंस। सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता नहीं है, नहीं होता है, सही है। बट इमेजिन द सेम प्रोसेस। अब ऐसा है, यहां पे एक रीजन है, इस रीजन में ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वी डू नॉट केयर फॉर द सोर्स ऑफ द फील्ड। कहां से आया? वी डोंट केयर, वी सिंपली डू नॉट केयर। है, ऑलरेडी है, और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई। यहां पे एक पॉइंट है, लेट अस से ए, चार्ज नहीं है, पॉइंट है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एज आर। ओके, अगर मेरे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, इस सिंगल पॉइंट चार्ज को मैं इंफिनिटी से यहां पे लेके जाऊं, तो नो वर्क इज डन, वर्क डन इज जीरो, क्योंकि देयर इज नथिंग टू अपोज। कुछ था क्या वहां पे? नहीं। लेकिन उसी पॉइंट चार्ज को मैं अगर ए पॉइंट पे ला रहा हूं, देन वर्क इज डन, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड था। तो वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी of a single point charge in presence of external field, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, एक्सटर्नल फील्ड। क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड था तो अब वर्क डन जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड का ऑलरेडी पोटेंशियल है, जिसको हमने बोला है V ऑफ R। तो ए पॉइंट पे ऑलरेडी किसका पोटेंशियल है? एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है। तो व्हाट इज वर्क डन? चार्ज दैट यू आर मूविंग, मे बी यू आर मूविंग फर्स्ट चार्ज, तो Q1 इंटू पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे, मतलब V ऑफ R। So this is the amount of work done in moving single charge from infinity to that point A. So this is stored in the form of potential energy. अब इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। Potential energy of 2 point charges, of a system of 2 point charges in an external field. अब ऐसा है, potential energy of a system of 2 point charges, of a system of 2 point charges in presence of external field. अब ऐसा है कि आपने पहले तो फर्स्ट चार्ज को जब लाया, राइट, फर्स्ट चार्ज को जब लाया तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज Q1 इंटू V R1। अब R1 क्यों? क्योंकि अब मैं इसको बोलूंगा लोकेशन ऑफ फर्स्ट चार्ज, क्योंकि अब दो चार्जेस की बात हो रही है। पहले एक ही चार्ज था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, एक ही चार्ज रहा तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही चार्ज रहा तो क्या, एक ही चार्ज है तो Q और R, गुड। तो पहले चार्ज को जब आप लाए, कहां से लाए? इन्फिनिटी से लाए। कहां पे रखा? ए पॉइंट पे रखा। ए पॉइंट पे पहले से पोटेंशियल कितना था? V ऑफ R1, लोकेशन 1। और एक लोकेशन है यहाँ पे R2, मतलब B पॉइंट, और ये जो B पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर है कितना? R2, राइट। अब जब आप एक सेकेंड चार्ज को ला रहे हो इंफिनिटी से और इस पॉइंट पे रख रहे हो, तो वर्क डन टू मूव सेकेंड चार्ज, किसने अपोज किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, मतलब पोटेंशियल ऑफ Q1, राइट, करेक्ट। तो इसको मैं बोलूंगा V1। कौन सी पोजीशन पे था? R2, एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड चार्ज। और किसने अपोज किया? एक्सटर्नल फील्ड ने। एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल क्या है? V ऑफ R2। तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है ना, उसको मैं V से डिनोट कर रहा हूं। पहले चार्ज के पोटेंशियल को हम लोग V1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे चार्ज के पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करेंगे V2 से, करेक्ट, राइट। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन?
W1 plus W2. What is W1? Q1 V of R1, and this is Q2 V of R2 plus Q2 V1 of R2. This is equal to, this is equal to, अब ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ये तो हमको पता नहीं इसका फॉर्मूला बताया क्या? एक्सटर्नल पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया क्या आपको? नहीं। लेकिन 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 एक गिवन चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता होता है ना? क्या होता है बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कौन सा क्यू? किसका पोटेंशियल था उस पॉइंट पे? Q1। मूव तो Q2 को किया ना आपने, तो पहले से पोटेंशियल किसका था? Q1। कहां पे था? उस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? B पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस कितना है? R12। क्यों R12? किसका पोटेंशियल? पहले चार्ज का। कौन से पॉइंट पे? सेकेंड चार्ज के। डिस्टेंस किस में देखोगे? पहले और दूसरे चार्ज में। तो इसको कैसे लिखेंगे? R12। तो यहां क्या आएगा? R12। हो गया, डन। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती, तो ये दोनों नहीं होते। तो यू आर बैक टू दैट। लुक, आ गया वही फॉर्मूला वापस। गुड। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। Potential energy of a dipole in external field. Potential energy of a dipole in external field. अब ऐसा है that you have an external field. आपके पास एक एक्सटर्नल फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन यू हैव टू चार्जेस, क्योंकि डायपोल है ना, तो डायपोल में दो चार्जेस होते हैं। और वेल, बिफोर आई डू दिस, टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पक्का? ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पहले ये स्पेसिफाई करो, नहीं तो समझेगा ही नहीं कौन सा चार्ज कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। ओके, तो डायपोल मैं यहां देता हूं नेगेटिव चार्ज, यहां देता हूं पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन plus q and minus q is 2l. So you already know that this distance over here, this much distance, यहां से यहां तक का distance, that is nothing but 2l. तो ये 2l distance है। अब very obvious, आपके पास एक एक्सटर्नल फील्ड है और एक डायपोल है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव था ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ऑफ कोर्स दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज फोर्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड फील्ड? मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। Q इंटू ई, एक्सेलेंट। तो ये आ जाएगा Q इंटू ई, ये आ जाएगा माइनस Q इंटू ई, राइट? तो व्हेन यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, सॉरी फोर्सेस, टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, व्हाट हैपेंस? रोटेशन। मतलब यू से दैट दिस डायपोल विल टेंड टू रोटेट, मतलब a torque is acting on this dipole. A torque acts on the dipole when it is kept in external electric field, and that torque, if you remember, is P bar cross E bar, where P is electric dipole moment, which is directed from negative to positive. Very good.
अब समझ ही लो फिर, बोला ही है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कहां से कहां तक, नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव से। वेरी गुड, अब भूलना मत इसको। देन अगर मैं टॉर्क का मॉड्यूलस लूं, इफ आई टेक मॉड ऑफ टॉर्क, if I take mod of torque, that will be PE sin theta, where theta is angle, this angle between इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए मैंने बोला कि भूलना मत ये क्या है। हाँ, तो ये डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक डायपोल का और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहा है, तो डायपोल रोटेट होगा। तो यू विल हैव अ डायपोल विच विल रोटेट, राइट। अब रोटेट हुआ और मुझे रोटेट नहीं होने देना है, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस नहीं, टॉर्क। तो यहाँ पे एक टॉर्क एक्ट हो रहा था, तो मुझे उसको अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा, और वो अपोजिट टॉर्क शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ओरिजिनल टॉर्क बट अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन, राइट। एक फोर्स को न्यूट्रलाइज करना हो, टग ऑफ वॉर, एक साइड से कोई खींच रहा है तो दूसरे साइड से भी उतनी फोर्स से खींचोगे ना। लेकिन जब रोटेशन की बात होती है, अभी होता है ना कभी कभी घर में नाराज हो जाते हैं हम लोग, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, बाहर से पेरेंट धक्का दे रहे हैं, अंदर से तुम धक्का दे रहे हो। तो रोटेशन को कैंसिल करने के लिए अपोजिट टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं। ओके, तो यू नीड टू नो कि यू वांट दिस एक्सटर्नल टॉर्क नॉट टू एक्ट। तो फिर क्या करोगे, आप ये करोगे, आप एक्सटर्नल टॉर्क लगाओगे। लेकिन पहले से रोटेशन हो गया, इमेजिन रोटेशन हो गया था, तो यहां तक तो आ ही चुका था, फिर वापस उसके ओरिजिनल जगह पे लेके जाना है। मतलब यू हैव टू डू वर्क फ्रॉम टेकिंग दिस सिस्टम फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा 0 टू फाइनल एंगल थीटा, राइट। वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल। एक्सटर्नल टॉर्क वर्क करेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ एंगल, इट इज अ फंक्शन ऑफ एंगल, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट इज अ फंक्शन डी थीटा। लेकिन बट इफ यू रिमेंबर, एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इंटरनल टॉर्क, और इंटरनल टॉर्क तो आपने लिखा ही है यहाँ पे, कितना है, P sin थीटा। अभी आप बोलोगे इक्वल ही क्यों होना चाहिए, अरे इक्वल नहीं होगा, टग ऑफ वॉर, रिमेंबर, जिस साइड ज्यादा फोर्स होता है ना, ऑब्जेक्ट उस साइड मूव होता है, मतलब एक्सेलरेट हो जाता है वो। तो यहाँ पे भी ज्यादा अगर टॉर्क लग गया तो देयर विल बी रोटेशनल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। बेसिकली हमको एक्सेलरेशन करना है क्या, नहीं, हमारा काम क्या है, सिर्फ बैलेंस करना, किसको, एक्सटर्नल इंटरनल टॉर्क को। तो पुट इट हियर, तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा, एक्सटर्नल टॉर्क और इंटरनल टॉर्क सेम है, तो PE sin थीटा डी थीटा। वेरिएबल इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन सा है, थीटा, थीटा थीटा नॉट साइन थीटा, थीटा। तो P और E को बाहर रखो, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है। P तो वैसे भी कांस्टेंट है क्योंकि क्या है वो, चार्ज इनटू 2L, कांस्टेंट है। sin थीटा डी थीटा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा, माइनस cos थीटा, एक्सीलेंट, माइनस cos थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। अब एक काम करो, ये है ना नेगेटिव साइन, पहले इसका इलाज करना कभी भी, हाँ, डू नॉट कीप इट, व्हेन यू डू नॉट कीप इट यू जस्ट चेंज द लिमिट्स। तो नेगेटिव साइन हटाना है तो लोअर की जगह पे अपर, अपर की जगह पे लोअर लिमिट लिखना, दैट्स इट। तो यू हैव PE cos of theta 0 minus cos of theta. This work done is a form of energy which can neither be created nor be destroyed. This is stored as potential energy. किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का, कहां पे, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
फील्ड में। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में स्पेशल केस दिया है, फॉर्मूला गलत है वो, क्योंकि वो स्पेशल केस है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली इस टर्म को cos थीटा जीरो को जीरो ले लिया। cos थीटा जीरो कब होगा? नहीं, cos थीटा जीरो, cos ऑफ थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री। मतलब थीटा जीरो कितना? 90। मतलब इनिशियली वो क्या ले रहे होंगे? इनिशियली वो ऐसा ले रहे थे। मतलब डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अ स्पेशल केस, आई एम टेलिंग यू। तो यही पता होना चाहिए, दिस इज राइट वन। ओके, और मैंने नोट्स में भी दिया है करेक्ट करके। So we will have to stop here for today. More in the next session.